डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद तोमर, लेक्चरर, जीनियस इंटर कॉलेज, बरनाहल मैनपुरी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो यूपी बोर्ड की क्लास 12th में पढ़ा जाता है। इसका नाम है ईगर विद वास्केट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन होगी, तो खैर इंग्लिश का टेक्स्ट तो आपके पास है ही है। तो उसे मैं दूसरी बात ये है कि मैं ना बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ जो मेन बातें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। तो ये पहले 4 लाइनों में जो राइटर कहता है कि मैंने दिल्ली से वो हिमालय की तरफ जा रहा था, मतलब पहाड़ों की तरफ जा रहा था, और बरेली तक उसकी ट्रेन थी, और वहाँ से वो कार से उसे रानीखेत जाना है। और रानीखेत जैसे आपको मालूम होगा कि हिल स्टेशन है, और ब्रिटेन के ज़माने में ये आर्मी हिल स्टेशन हुआ करता था, जो लगभग 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, और 120 मील लंबे बर्फ से ढके हिमालय के आगे बढ़ता है। हिमालय की रेंज में आता है। जो हिमालय की रेंज है रानीखेत से वो साफ दिखती है। राइटर आगे कहता है कि ट्रेन धीमी थी, ज्यादा स्पीड से नहीं चल रही थी, और सब स्टेशनों पे रुकती थी। तो जब भी ये किसी स्टेशन पे रुकती थी तो मैं उतर जाता था और प्लेटफॉर्म पे मैं टहलता था। फिर राइटर कहता है कि प्लेटफॉर्म पर हर तरह के लोग थे, उसमें सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक। तो कहने का मतलब है जो इंडिया है उसको फिर राइटर ने दिखाने की कोशिश की कि वहाँ पे हर समुदाय के, हर व्यवसाय के लोग जो है प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे, और लगभग हर कोई नंगे पैर था और ढीले सफेद वस्त्रों में था। तो ये कहानी इस कहानी को लिखे हुए काफी साल हो चुके हैं। ये उस समय लिखी गई थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो हम जो हैं 47 के बाद की बात कर रहे हैं, 1947 के बाद की बात कर रहे हैं। तो उस समय आपने देखा होगा कि जो समाज था, इंडियन समाज था, वो काफी मतलब अलग था आज के समाज से। आज काफी अलग हो चुका है समाज। लोग का पहनावा, लोगों के खाने पीने का जो स्टाइल है वगैरह, जो दूसरी चीजें हैं वो काफी चेंज हो चुकी हैं। फिर आगे की लाइनों में राइटर कहता है कि मुझे एक इंग्लिश में बात करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता था। मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था कि क्या वो अंग्रेजी बोलते हैं। अगर कोई मिल जाता था तो फिर हमारी बातचीत का जो विषय होता था वो हर चीज पे आधारित होता था। मतलब रेडियो पे जैसे मतलब समाचार क्या आ रहे हैं, विश्व राजनीति में क्या बातें हो रही हैं। तो राइटर कहता है कि मैं इस तरह जो राष्ट्र की नब्ज है, मतलब राष्ट्र की सोच क्या है, उसे अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। और ये भी कोशिश कर रहा था कि जो इंडिया का आधिकारिक जो ऑफिशियल दृष्टिकोण होता है, मतलब जो डेटा निकालते हैं, मतलब दफ्तरों से, उसके अनुसार लोगों की सोच मिलती थी कि नहीं। तो ये वो सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा था कि जो गवर्नमेंट कह रही है और जो लोग सोचते हैं उसमें कितनी समानता है। यह मार्ग भारत के, तो जिस रास्ते से वो ट्रेन गुजर रही थी, तो ये उत्तर भारत है। जैसे कि आपको पता होगा कि रानीखेत और बरेली जो है उत्तर भारत में स्थित है। तो ये जो, और दिल्ली से जब आप बरेली के निकलते हैं तो ये काफी मतलब बीच में कृषि की जो जमीनें जो होती हैं वो ज्यादातर उस पर खेती की जाती है, और ये ऊपरी गंगा नदी का मैदानी इलाका था। तो ये जितना भी आप प्लेन जो देखते हैं ये गंगा नदी का मैदानी इलाका है। तो इस इलाके से गंगा निकलती है, और जो जितना भी इसका इलाका है इसे उत्तरी गंगा का इलाका कहा जा सकता है। और जो इसकी ऊंचाई है, मतलब जो इसकी एवरेज ऊंचाई है, मतलब दिल्ली से जब बरेली जाते हैं तो एवरेज ऊंचाई लगभग 1000 फीट के आसपास है। और ये जो इलाका था ये था उष्ण कटिबंधीय है, जिसे मतलब हम कहते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। और जो गंगा का पानी था वो भूरा था और रेतीला था, और इसमें बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ से इतने जगहों पे पानी भर गया था कि उसमें हजारों एकड़ चावल के खेत आ जाएं। और जो उत्तर में जो जंगल थे, वहाँ की जो घासें थी वो आदमी के भी सर से ऊंची ऊंची घासें थी वहाँ पे। और कई जगह पे पेड़ों के जो हैं झुंड थे, और इन जंगलों में बाघ, हाथी, अजगर, जंगली जंतुओं का बसेरा था। और जो राइटर ने आपको बताया कि गंगा का जो मैदानी इलाका था जहाँ बाढ़ आई हुई थी, और कुछ जगह पे मतलब जंगल थे, और बाकी जो जगह थी वो समतल दिखती थी। मतलब दूर तक आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे क्षितिज में जाके मिल गई हो। तो क्षितिज मतलब जो होराइजन होता है, जहाँ पे लगता है कि जैसे पृथ्वी और आकाश मिल रहे हो।
तो जहाँ तक दूर दूर तक देखो वो समतल जगह दिखाई देती थी और कई जगह वहाँ पे जो है पीपल के पेड़ लगे हुए थे। वो पेड़ जो है अंजीर जो होती हैं, जो फिग जिसे बोलते हैं हम लोग, उन पेड़ों की कतारों में दिखते थे। अच्छा, और ये जो पेड़ थे ये जो है इनकी मोटी सूंड थी और जो है काफी मोटे मोटे तने थे और जो गर्म हवा जो थी वो दक्षिण पश्चिम की तरफ से आ रही थी। तो यहाँ पे राइटर ने जो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, जो मतलब जो वहाँ का वातावरण था, उसे दिखाने की कोशिश की कि मतलब सीन अगर देखते हो तो उसमें जमीन कैसी थी और मतलब वहाँ का तापक्रम कितना था, टेम्परेचर कितना था और मतलब वहाँ हरियाली थी या फिर वहाँ पे क्या था, पेड़ थे। तो ये सब इन चीजों को समेटने की कोशिश की है जो उसे दिखाई दे रहा था। और जब मतलब स्टेशन के पास कई बंदर भी दिखाई देते थे, जो उनमें से कई जो है माँ थी, वो अपने छोटे बच्चे उनके साथ चिपके हुए थे और वो भोजन की तलाश में स्टेशन के पेड़ों से छलांगे लगा रहे थे। ये जो है वहाँ का वो राइटर ने वो जो उसे क्या दिखाया, विजन में उसकी क्या आ रहा था, वो सब यहाँ समेटने की कोशिश किया। जैसे आपको पता होगा जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वो कई गांवों से गुजरती है और कई जगह से गुजरती है। तो इसमें फिर एक गांव का जिक्र राइटर ने किया है कि जिन गांवों से हम गुजर रहे थे उनकी दीवारें कीचड़, पानी और गाय के गोबर से बनी हुई थी। तो और उनकी जो छत थी वो मतलब नुकीली छत थी, होता है ना, जैसे मतलब ऐसे उठती जाती है और ऊपर जाके जो उसका जो है जो क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है, तो वो मतलब पिरामिड के आकार की बोल लें लेकिन गोल। तो वो फूस वाली थी और उसमें वो जो जो उनकी जो छतें थी वो बांस पे बिछी हुई थी। तो बांस पे क्या करते हैं कई जगह कि बांस के खंबे को चारों तरफ फैला के और उस पे जो है फूस रखा जाता है और उन फूस पे फिर क्या होता है कि वो बेलें चढ़ा देते हैं। जैसे बेल होती है ना, जैसे कद्दू हो गया या फिर दूसरी कोई ऐसी सब्जियां हो गई जो बेल में खिलती हैं। राइटर कहता है कि उस दिन कद्दू बहुत खिले हुए थे, मतलब बहुत बहुत फले हुए थे जब उन गांवों की छतों पे, और उन वो जो है वो ऐसे लटके हुए थे भूरी दीवारों पे जैसे कि पीला रंग जो है डाल दिया हो किसी ने। तो यात्रा आगे चल रही थी। एक स्टेशन पर राइटर जो है, जैसे कि राइटर ने बताया था कि वो हर स्टेशन पे जो है उतरता था, फिर वो लोगों से बात करता था। तो वो कहता है कि एक स्टेशन पे मैं लोगों से जो बात कर रहा था वो उसका जो मेरा दस्तूर था, जो मेरी आदत थी कि हर स्टेशन पे लोगों से बात करना, तो उसमें रुकावट आ गई। वो ऐसे कि जब मैं ट्रेन से उतरा तो कुछ छोटे बच्चे मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए। तो और ये छोटे बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, हाथ से बनी हुई साधारण ढांचे की, साधारण डिजाइन की बेत की बनी टोकरियां थी जिसे वो बच्चे बेच रहे थे। और उन्होंने टोकरियों को ऊंचा करके पकड़ा हुआ था ताकि मतलब लोगों की निगाह उस पर जा सके, क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत सारे बच्चे थे तो वो हर कोई चाहता था कि उसकी टोकरी जो है बिके। इसलिए जिससे जितना हो रहा था उसने उतना ऊपर हाथ कर रखा था टोकरी को पकड़ के। वो चिल्ला रहे थे, क्योंकि क्या चिल्ला रहे थे राइटर कहता है इसका मतलब मैं नहीं जानता था। तो क्योंकि राइटर जो है अमेरिकन है, हिंदी से उसका वास्ता नहीं है, तो वो नहीं जानता था कि वो जो चिल्ला रहे हैं वो क्या कह रहे हैं उस चिल्लाहट में। लेकिन ये जरूर मैं जानता था कि वो क्या संदेश देना चाहते थे। तो उनका संदेश यही था या होगा कि टोकरियां लो, या हमारी टोकरियां जो है अच्छी हैं, जैसे कि बेचने वाले लोग या बच्चे करते हैं। तो राइटर आगे आगे आके कहता है कि ये शरणार्थी बच्चे थे और जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्णय लिया गया था, जब पार्टीशन हुआ दोनों देशों के बीच में, तो लाखों लोगों ने अपनी जड़ों को वहां से निकाल लिया। मतलब कई लोग, लाखों की संख्या में कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, मतलब आज का पाकिस्तान जो है उसमें उनका जन्म हुआ था, उसी में बड़े हुए, उसी में उन्होंने सारा अपना जीवन बिताया। और एक लगती क्या हुआ कि रातों रात ये लोग अपने घर से बेघर हो गए। कई लोग पाकिस्तान से भारत आए और कई लोग भारत से पाकिस्तान भी गए। तो राइटर कहता है कि 90 लाख लोग धार्मिक कट्टरता की वजह से पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। तो उनकी जो जड़ें थी अपनी, उन्होंने उन जड़ों को पाकिस्तान से खींच लिया और वो भारत आ गए। और ये जो लोग थे ये वैसे भी पहले से ही गरीब थे, और जब इन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ी तो ये और भी ज्यादा गरीब हो गए। और उस समय अपने साथ ये जो भी ला सकते थे, जो थोड़ा बहुत ये ला सके, उसमें कुछ भोजन था, कुछ बहुत ही जरूरी सामान। और जब क्या हुआ कि जब रास्ते में इनका सफर शुरू हुआ तो वो जो है भोजन भी खत्म हो गया, और फिर भूख और कमजोरी की वजह से
इनमें से कई लोग रास्ते के किनारे गिरने लगे और फिर ऐसे गिरे कि फिर वो उठ नहीं सके। तो टोकरी बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थी या रिफ्यूजी के बेटे बेटियां थीं। इनके माता पिता या रिश्तेदारों जो शहरों में रहते थे, वहाँ उन्होंने अपनी दुकानें लगा ली थी। तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तान से लोग आए तो जिसे जहाँ पे भी मौका मिला उसने वहीं पे बसने की कोशिश की, जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश की। इनमें से कई जो टोकरी बेचने वाले थे, इनके या तो माता पिता या फिर इनके जो रिश्तेदार, जो मतलब अगर माता पिता की किसी कारणवश वो छूट गए या उनकी मृत्यु हो गई या वो अनाथ हो गए, तो जो अपने रिश्तेदारों के साथ जो इनके माता पिता थे, उन्होंने शहरों में एक छोटी मोटी दुकान लगा ली और उन दुकानों पे वो बहुत सामान्य सी चीज बनाते थे। और ये बात नहीं कि ये जो सामान बनाते थे वहाँ पहले से कोई नहीं बनाता था, तो वहाँ पहले से ही बहुत सारा कंपटीशन था, बहुत सारे लोग इसी धंधे में लगे हुए थे। तो वो फिर ये चीजें बना के उस बाजारों में जिंदा रहने की कोशिश करने लगे। और जो इन लोगों के घर थे वो कपड़े और घास से बने छप्पर थे और जो एक लाइन से मतलब सड़कों पर बने हुए थे। तो दोस्तों, ये था पहला भाग जो हमारी हमारी स्टोरी है, अ गर्ल विद अ बास्केट। तो इसका दूसरा भाग हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे और आशा करता हूँ कि जो ट्रांसलेशन थी मैंने आपको बताने की कोशिश किया, जो उसका सार, जो उसकी उसकी समरी थी या जो उसका एसेंस था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो शायद आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में या जिसे ज़रूरत है उसमें शेयर करने की भी कोशिश करें। तो इससे हमें भी क्या होता है कि हौसला मिलता है और हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें, उसकी कोशिश जारी रहती है।